नमस्कार श्रोताओं, 91.2 NIVH हेलो दून पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आप सभी के साथ गौरव, और आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है ये केंद्रित है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उत्तराखंड राज्य में कृषि ड्रोन एवं अन्य जो योजनाएं हैं उनके विषय में बात होगी। तो आज इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड उत्तराखंड के उप महाप्रबंधक श्री गजेंद्र कुमार जी। आइए सर से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और अब सर, आपसे सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है क्या है ये, और क्या इसका उद्देश्य है, किस पर्पस से इसको शुरू किया गया है। देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं सभी श्रोताओं को, किसान भाइयों को नमन करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के उद्देश्य की बात है, इसके बारे में यही कहा जा सकता है कि जैसा इसमें शब्दों का चयन किया गया है उसी से बहुत सारी चीज स्वयं पता चलती हैं। विकसित भारत की संकल्पना की गई है और ये यात्रा, इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हमारे देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हों, यानी कि वर्ष 2047 तक ये राष्ट्र विश्व में एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी के मुकाम को प्राप्त कर ले। ये इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जहाँ पर देश में अलग अलग विभिन्न प्रकार की विकास की योजनाएं चल रही हैं, साथ साथ जन कल्याणकारी योजनाएं भी चल रही हैं। और जन कल्याणकारी योजनाएं जो भारत सरकार के माध्यम से संचालित हैं, उनकी जागरूकता की और ज़्यादा आवश्यकता है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू किया गया है और इसके लिए एक खास तरह की एक वैन तैयार की गई है जिसका नाम है IEC वैन। आई से यहाँ अभिप्राय है इंफॉर्मेशन, ई से अभिप्राय है एजुकेशन और सी से अभिप्राय कम्युनिकेशन। यानी कि एक ऐसी वैन जिसमें इस तरह के सारी सुविधाएं एक ही वैन के अंदर लगाई गई हैं, जिसमें आप ये मान सकते हैं कि सूचना भी है, शिक्षा भी है और उसके साथ साथ संचार के माध्यम से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, ऑडियो और वीडियो के माध्यम से वो पब्लिक में, जनमानस में जागरूकता लाने के लिए एक वैन के द्वारा जो सारे ग्राम पंचायत और शहरी निकायों में पहुंच रही है और उसको एक जागरूकता का कार्यक्रम दिया जा रहा है ताकि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं भारत सरकार की, उनकी जो है पहुंच हर व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके। और उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी उद्देश्य के साथ ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड राज्य में भी ये अनवरत रूप से चल रही है। देखिए गौरव जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये यात्रा एक विशेष प्रकार की यात्रा है जिसमें भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जो है वो जनमानस तक पहुंचाने का इसका उद्देश्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे भारतवर्ष में 15 नवंबर जो जनजातीय बाहुल्य जनपद है, भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में वे जनपद हों जो जिनमें जनजाति का बाहुल्य है, उनकी आबादी ज़्यादा है, उन जनपदों में ये 15 नवंबर से स्टार्ट की गई थी। और इसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो झारखंड में खूंटी जगह है, वहाँ पे इस यात्रा का शुभारंभ किया था। और ये खास दिन है, इसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन उस दिन मनाया जाता है। उसी के शुभ अवसर पर ये यात्रा प्रारंभ की गई थी पूरे भारतवर्ष में। और
उस चूंकि उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, 13 जनपदों में से 2 जनपद ऐसे हैं जिनमें जनजाति बाहुल्य ग्राम पंचायतें हैं। तो इन 2 जनपदों का नाम है, एक तो देहरादून और दूसरा है ऊधम सिंह नगर। तो यहाँ पर भी ये दोनों जनपदों में 15 नवंबर से ये यात्रा प्रारंभ की गई थी। और देहरादून जनपद के लिए हमारे माननीय महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने हरी झंडी दिखा करके इस यात्रा का देहरादून जनपद के लिए शुभारंभ किया था। उसी दिन ऊधम सिंह नगर में माननीय श्री गणेश जोशी जी जो उत्तराखंड सरकार में कृषि मंत्री के पद पर हैं, उन्होंने ग्राम सिसोना जो जनजातीय बाहुल्य ग्राम है वहाँ से इस यात्रा का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर वैन को वहाँ से किया था। और उसके बाद 23 नवंबर से जो अन्य जनपद हैं और इन दोनों जनपदों के जो सामान्य ग्राम पंचायतें हैं उन सभी में और 13 के 13 जिलों में ये 23 तारीख से 23 नवंबर से अनवरत जारी है। और इसको 25 जनवरी तक या उससे पहले तक जहाँ जहाँ ये ग्राम पंचायतें पूरी हो जाएंगी और अधिकतम 25 जनवरी तक इसका कार्यक्रम रखा गया है। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये एक वैन है, आईईसी वैन, तो इस वैन में मुख्यतः मतलब कौन कौन जो है किस किस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी इसमें सम्मिलित हैं और मतलब ग्राम पंचायतों में, क्योंकि सीधे ही तो किसी भी गांव में या किसी भी जगह पे कोई वैन आए और उसकी एंट्री हो या जो भी आप जानते हैं, क्योंकि आजकल दौड़ भाग भरा युग है, किसी के पास समय नहीं है, लेकिन आप लोग किस तरीके से फिर इनका आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में करते हैं ताकि लोग जो है समझ पाएं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। इसके लिए एक बहुत तरीका एक निकाला गया है, बहुत सिस्टमेटिक वे में हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसका एक हर वैन का एक रूट चार्ट पहले से ही तैयार कर लिया जाता है जिला प्रशासन द्वारा, और लगभग 10-15 दिन का रूट चार्ट हर प्रत्येक वैन का पहले से एडवांस में तैयार रहता है। और उस वैन के संचालन की जो जिनको दायित्व दिया गया है उनको पहले से ही जानकारी रहती है कि ये वैन किस दिन किस किस ग्राम पंचायत में पहुंचेगी। और जिस ग्राम पंचायत में ये पहुंचने वाली होती है वहाँ ग्राम पंचायत स्तर के जो हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, विकास खंड स्तर के जिस विकास खंड में वो ग्राम पंचायत पड़ती है उस विकास खंड के जो हमारे अधिकारी गण हैं, कर्मचारी गण हैं, उनको पूर्व में उसकी सूचना रहती है। तदनुसार ही वो उस ग्राम पंचायत में अपने ग्रामीणों को या शहरी निकाय के लोगों को पूर्व सूचना दे करके रखते हैं। और जब ये वैन पहुंचती है तो बहुत ही इसका जोश खरोश के साथ ग्रामीणों द्वारा, शहरी निकाय के नागरिकों द्वारा अभिनंदन किया जाता है। और उसके उपरांत इसमें जो व्यवस्थाएं की गई हैं ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, उसको बहुत अच्छी तरह से उस योजनाओं की जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ जैसा भी आपने बताया कि विभिन्न विभाग, प्रांतीय सरकार के विभिन्न विभाग, केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग अपने अपने जो है वो स्टॉल लगाते हैं कार्यक्रम स्थल पर। और जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है। और उससे संबंधित सभी विभागों के जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, उस कार्यक्रम स्थल पर जो उपस्थित रहते हैं वो ग्रामीणों को, सहकारी निकाय के नागरिकों को अपने अपने विभाग की संपूर्ण जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देते हैं। और यदि कोई आच्छादन से कोई लाभार्थी बच जाता है उसको ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं और उसको खोजने के उपरांत उसका पंजीकरण करते हैं। पंजीकरण के उपरांत उसको आगे की जो कार्रवाई होती है उसको लाभान्वित करने के लिए उस कार्रवाई को सुनिश्चित करते हैं। ये इस तरह से कार्यक्रम संचालित है। तो सर इस यात्रा में, विकसित भारत संकल्प यात्रा में आपकी जो क्रिबको, इसका क्या दायित्व रखा गया है, इसमें क्या काम दिया गया है? देखिए गौरव जी,
जैसा कि ये इसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो यदि राष्ट्र को विकसित करना है तो राष्ट्र की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 60 से 65% इस तरह की आबादी है जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खेती से जुड़ी हुई है। और यदि इतनी बड़ी आबादी का जब तक विकास नहीं होगा या विकास की जो दौड़ है या विकास की जो राह है उसमें वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगी, तब तक राष्ट्र का विकास भी नहीं हो पाएगा। इसको समझते हुए भारत सरकार ने एक बहुत खास योजना बनाई है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, चूँकि वहाँ के एक बहुत बड़ी आबादी किसी न किसी रूप में वो खेती से जुड़ी हुई है, तो खेती को भी आधुनिक करने की आवश्यकता है। जब तक खेती आधुनिक नहीं होगी तब तक राष्ट्र भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। तो खेती को आधुनिक करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारी जो है खेती में आधुनिक तौर तरीके अपनाए जाएं। उन आधुनिक तौर तरीकों में से बहुत सारी इस तरह की जानकारियां हैं, आधुनिक तकनीकी हैं जिनको अपनाया जाना बहुत आवश्यक है। उन्हीं में से एक नवीनतम तकनीक है कृषि ड्रोन का उपयोग करना। तो उत्तराखंड राज्य के लिए क्रिबको जो एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति है, ये कोई कंपनी भी नहीं है, ये एक सहकारी समिति है, राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति है। और इस संस्था को एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व उत्तराखंड राज्य के लिए दिया गया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान हम ग्रामीणों को कृषि ड्रोन के प्रदर्शन कराएं ताकि वो कृषि ड्रोन को समझ सकें, उसकी उपयोगिता को समझ सकें और प्रदर्शन के उपरांत उनकी जो जिज्ञासा होती है, विभिन्न तरह के सवाल होते हैं, बहुत तरह की उनके प्रश्न होते हैं कृषि ड्रोन से संबंधित, उनका हम निराकरण करते हैं। साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना का अभिप्राय है चूंकि हमारी भूमि का स्वास्थ्य दिन पे दिन खराब होता जा रहा है, जिस तरह से जो तौर तरीके हमारे रासायनिक उर्वरकों के या कीटनाशकों का हम जो तरीका अपनाया हुआ है खास तौर से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका संतुलित उपयोग करने की आवश्यकता है ताकि लंबे समय तक टिकाऊ खेती करने के लिए अधिक उत्पादन लेते हुए और अपनी भूमि के स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए आगे हमें लंबे समय तक ये उत्पादन मिलता रहे, उसके लिए ज़रूरी कि हम भूमि के स्वास्थ्य को ठीक रखें। उसी को ध्यान में रखते पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई है। और पीएम प्रणाम योजना का अभिप्राय केवल ये है कि हम रासायनिक उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करें और जो वैकल्पिक हमारे और अन्य संसाधन हैं जैसे कार्बनिक खादें हैं, जीवांश खाद हैं, वर्मी कंपोस्ट है, सिटी कंपोस्ट है, उन खादों को प्रोत्साहित करें और उन जैविक उर्वरक हैं जैसे तरल जैव उर्वरक हैं जिनमें बैक्टीरिया के माध्यम से हम पादप पोषण का कार्य करते हैं, तो उन सब का समन्वय स्थापित करके हम जो है अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखते हुए, पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हुए और अपना उत्पादन भी कृषि उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए भारत सरकार आर्थिक मदद भी दे रही है किसानों को, उसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और अब एक और भी नया परिवर्तन आया है, जो परंपरागत रासायनिक उर्वरक हैं उनके साथ साथ अब नैनो फर्टिलाइज़र भी अभी जो है वो नए नए तरह के नैनो फर्टिलाइज़र जो है वो बाज़ार में आ चुके हैं। उनका प्रयोग कैसे किया जाए, उनका अधिकतम लाभ कैसे लिया जाए, इसकी भी जानकारी हम इस दौरान अपने कृषि ड्रोन प्रदर्शन के साथ साथ पीएम प्रणाम योजना की जानकारी देते हैं। और नैनो उर्वरकों का कैसे प्रयोग करना है ड्रोन के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से, वो सारी जानकारियां हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। जी सर, अगला मैं जो सवाल पूछना चाहूंगा, आपने बताया अभी कृषि ड्रोन के बारे में, तो कृषि ड्रोन का उपयोग करने से हमारे किसान भाइयों को क्या फायदा होने वाला है? देखिए, कृषि ड्रोन एक आधुनिक तकनीक है
और इसके बड़े लाभ हैं। एक बहुत बड़ा लाभ ये है कि इसका प्रयोग करने से समय की बचत होती है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो परंपरागत तरीका है विभिन्न कीटनाशकों का या तरल उर्वरकों के प्रयोग का स्प्रे के माध्यम से, उससे यदि हम परंपरागत तरीके से इस काम को करते हैं तो लगभग 2-3 घंटे 1 एकड़ के स्प्रे करने में लग जाते हैं, लेकिन ड्रोन से मात्र 10 मिनट में ये कार्य पूर्ण हो जाता है। तो समय बड़ा कीमती है, तो समय की बचत होती है, पहला फायदा ये है। दूसरा ये है कि पानी की बचत होती है, चूंकि 1 एकड़ में यदि इसका उपयोग करते हैं कृषि ड्रोन का तो मात्र 10 लीटर पानी की खपत होती है, जबकि परंपरागत तरीका यदि हम अपनाते हैं तो 200 लीटर के लगभग 200 से 250 लीटर पानी की खपत होती है। और पानी भी एक, जैसा कि आप और हम जानते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन है जो बहुत कीमती है। ये इसकी एक एक बूंद बहुत कीमती है, अगली पीढ़ी को भी ये सौंपना है। और पानी की का उपयोग बहुत ही नित्यता के से करने की आवश्यकता है, तो ये पानी की बचत भी करता है। तीसरा एक बड़ा लाभ है, श्रम की बचत करता है, चूँकि इसमें केवल 10 मिनट में काम पूर्ण हो जाता है और केवल एक व्यक्ति अपने खेत के बाहर ही बैठ कर के इस तकनीक के माध्यम से 10 मिनट में 1 एकड़ का स्प्रे कर सकता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं एक दिन में कितना बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है स्प्रे के लिए, और उसमें श्रम केवल एक जो ड्रोन पायलट है उसी के माध्यम से ये सारा कार्य संपादित हो जाता है। तो जो जिसमें इतने श्रमिक लगते उस श्रम की बचत होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि जब हम कृषि ड्रोन से किसी भी रसायन का छिड़काव करते हैं तो वो छिड़काव बिल्कुल एकसार होता है, इवन होता है, जबकि हमारा जो परंपरागत तरीका है उसमें जब हम छिड़काव करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक ही जगह हमारा 2 बार छिड़काव हो जाता है और कोई जगह कुछ एरिया हमारा छूट भी जाता है। लेकिन इसमें चूंकि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है, इसमें व्यवस्था बनी हुई है, तो ये एक जब छिड़काव करता है तो एक सार छिड़काव करता है। एक बहुत बड़ा लाभ ये भी है कि छिड़काव के दौरान कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कुछ कीटनाशक दवाइयाँ इतनी तेज होती हैं कि जो किसान हैं या श्रमिक भाई हैं जो स्प्रे का काम कर रहे हैं परंपरागत तरीके से, उनको वो कीटनाशक दवाई चढ़ जाती हैं और वो मूर्छित भी हो जाते हैं। कई बार कुछ इस तरह की अनहोनी भी हुई है कि कई लोगों की मृत्यु भी हुई है इस कार्य को करते हुए। तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यदि हम उन रसायनों का, जो तेज रसायन है उनका यदि हम कृषि ड्रोन के माध्यम से स्प्रे कर रहे हैं तो हम सुरक्षित भी हैं, क्योंकि हम तो बाहर मेड के बाहर बैठ करके और ड्रोन अपने आप उसका स्प्रे करके आ रहा है, तो हम भी सुरक्षित हैं, जो स्प्रे करने वाला है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। एक और बड़ा लाभ ये है कि कृषि ड्रोन का यदि हम उपयोग करते हैं तो कुछ फसलें हमारी, उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, जैसे गन्ने की फसल है, और गन्ने की फसल में आप कल्पना कीजिए कि जुलाई अगस्त के महीने में यदि ऐसी अवस्था में टॉप बोरर जैसी कुछ कीट आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो परंपरागत तरीके हैं उनसे हम स्प्रे करते हैं तो वो स्प्रे असुविधाजनक होता है, संभव नहीं हो पाता, जबकि ड्रोन से ये कार्य बड़ा सुविधाजनक तरीके से इसको संपादित किया जा सकता है। इसमें कोई विशेष किसी तरह की भी दिक्कत नहीं आती। और जैसे फल वृक्ष हैं जिनकी ऊंचाई ज़्यादा होती है तो उन पे भी स्प्रे करने में बड़ी आसानी है ड्रोन के माध्यम से। एक और भी आने वाले समय में इसमें इस तरह के सेंसर भी लगाए जाएंगे जो हमारे फील्ड की मैपिंग करके और ये पता लगा लेंगे कि इस हमारी फसल पर कौन सा कीट या कौन सा रोग लगा हुआ है, किस लेवल का लगा हुआ है, तो उसी के अनुरूप कौन सी दवा इसमें डालनी चाहिए और कितनी सांद्रता के साथ डालनी चाहिए, ये सारे सेंसर भी इसमें आने वाले समय में लगेंगे। तो जो हमारे कीड़ों के प्रबंधन में, रोगों के प्रबंधन में जो फसलों पे लगते हैं, उनको उनका उचित प्रबंधन करने में भी कृषि ड्रोन बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा लाभ ये भी है
कि ये नए और रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना प्रारंभ की है, ड्रोन दीदी योजना, जिसमें उनकी संकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो ड्रोन को फ्लाई करने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। उनको ड्रोन दीदी के नाम से बुलाया जाएगा और वे महिलाएं, चूंकि उनको एक आय का एक साधन ये ड्रोन बनेगा, तो महिला स्वावलंबी बनेंगी, आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी, तो ये एक नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगी। तो इसके जो है काफ़ी ड्रोन के आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ परिलक्षित होंगे। यही इन्हीं चीज़ों को हम इन ड्रोन प्रदर्शनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लोग उनसे देख करके खुद आश्वस्त भी हो रहे हैं। एक छोटा सा सवाल और यहाँ पर मैं लूंगा सर, कि आज के टाइम तक जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तब तक आप लोग कितने एरियाज को कवर कर चुके हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया था कि दिनांक 15 नवंबर से ये यात्रा 2 जनपदों में प्रारंभ हुई थी और 23 नवंबर से ये सारे जितने भी जनपद हमारे उत्तराखंड राज्य के हैं, 13 के 13 जनपदों में प्रारंभ हुई थी। और कल तक की मेरे पास आंकड़े हैं, हमने लगभग 2261 स्थानों पर, लोकेशंस पर ड्रोन के प्रदर्शन कर चुके हैं और लगभग जिसमें हम 3248 ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को कवर कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जनपद हैं वे बड़े दुर्गम स्थानों पे उनकी ग्राम पंचायतें स्थित हैं। वहाँ तक पहुँचना, ड्रोन को ले जाना और ऐसी स्थिति में कार्य करना, वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी विपरीत हैं, उसके बावजूद इस स्थिति में हम इतनी ग्राम पंचायतों तक पहुँचे, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके लिए समय समय पे इस कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार, प्रांतीय सरकार के विभिन्न मंत्रीगण, विभिन्न सचिव साहिबान और वीवीआईपीज के जगह जगह पर विजिट भी हुए हैं, उन्होंने कार्यक्रमों में भाग भी लिया है। और क्रिप्को के दायित्व की अभी तक बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड राज्य के, उन्होंने भी हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है और माननीय राज्यपाल गुरमीत सिंह जी, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में ड्रोन डिमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन देखा है। तो मैं समझता हूँ, और भारत सरकार के मंत्रीगण भी पहुंचे हैं और जो अब तक क्रिप्को को दायित्व दिया गया है उसको, उसके निर्वहन पर जगह जगह हमें काफ़ी जो है प्रेरणा भी मिलती है। जो सराहना हमारी की गई है कार्य की, उससे हमें नई ऊर्जा भी प्राप्त हुई है और हम प्रेरित होकर के और जोश खरोश के साथ अपने कार्य का संपादन कर रहे हैं। जी। और सर, एक और सवाल मैं यहाँ करना चाहूंगा, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सारी चलती हैं, कृषि ही नहीं, हर फील्ड में प्रधानमंत्री जी ने जो है अपनी योजनाएं जो है चलाई हैं, चाहे वो मजदूर हो, महिलाएं हो, युवा वर्ग हो। तो इस जो ये यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें कृषि के अलावा और योजनाओं पर भी जो है बात की जा रही है क्या? हाँ, बहुत सारी, जैसे मैंने बताया था कि बहुत जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। कृषि के अतिरिक्त तो अन्य बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे बैंकिंग से संबंधित है, जनधन खाते की है और हमारी मुद्रा लोन की है। बहुत सारी, मैंने कहा ना, बैंकिंग सेक्टर के लोग वहाँ रहते हैं, सामाजिक कल्याण विभाग के लोग वहाँ रहते हैं और अलग अलग विभागों के लोग, कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं और जो बाल विकास, महिला विकास, अन्य अन्य सारे विभागों के जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो अपनी अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो लाभार्थी इससे छूट गया हो और पात्र हो, उसको ये 100% सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसका पंजीकरण कराया जाए और उसको उस लाभ अर्जित करने के लिए जो आगे की कार्रवाई है उसको संपादित किया जाए। तो जैसा कि हम पूरे कार्यक्रम में बात कर रहे हैं सर, कि कोई भी मतलब किसी भी योजना में जो है कोई लाभार्थी अगर छूटा हो तो हम उसको
पंजीकृत करें, और अभी आपने भी कहा, तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगा जी कि अभी तक जहां जहां आपने ये यात्रा की, क्योंकि जी उत्तराखंड है, बहुत दुर्गम क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, जानकारियां भी जो है लेट काफी पहुंचती हैं लोगों तक। तो आप लोगों जी की इस यात्रा में आप लोगों की जो मेहनत है वो कितना रंग लाई है, और कितने लोग जो है इस यात्रा से अभी तक लाभान्वित हुए हैं आपकी जानकारी में? देखिए, मैंने जैसे बताया था कि हमने 3248 ग्राम पंचायतों में ये कवर किए हैं ड्रोन डिमोस्ट्रेशन और ये जागरूकता का कार्यक्रम। और जो हमारा इस यात्रा के दौरान जो अनुभव रहा है, वो खास अनुभव ये रहा कि ग्रामीणों में बड़ी उत्सुकता रही है, खास तौर से ड्रोन के लिए, चूंकि वो आकर्षण का केंद्र भी रहा है। पूरी यात्रा में आकर्षण का केंद्र इसलिए भी रहा, एक नई चीज उनके बीच में, ग्रामीणों के बीच में पहुंची। वो बड़े उत्सुक थे उसके जानकारी के लिए, उसकी कार्यशैली के बारे में जानकारी लेने के लिए। और जब उन्होंने उसको प्रदर्शन के दौरान कार्य करते हुए देखा, तो वो बड़े इस चीज से रोमांचित भी थे कि हमारा काम कितना सुगम हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जब ये यात्रा अपने मतलब समापन की ओर होगी, उस तक जहाँ जहाँ ये यात्राएं पहुँच रही हैं और ये हमारे कृषि ड्रोन प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये उसके उपरांत एक बहुत बड़ा जन जागरण का काम हम संपादित करेंगे, और जिसका प्रतिफल थोड़े दिन बाद में हमें कृषि में निश्चित रूप से दिखाई देगा। और वो प्रतिफल में बहुत, मेरा मानना ये है, बहुत सुखद प्रतिफल होगा। और जिसके लिए कृषकों की एक बहुत ही समर्पण भाव से काम करने वाली टीम दुर्गम स्थानों पर तक पहुंच करके काम कर रही है। और उस टीम के अंदर जो कार्य करने की उसकी शैली है और उसका जो भाव है, समर्पण का भाव है, वो उत्कृष्ट श्रेणी का है। ये मैं अपने लिए नहीं, अपने आप नहीं कह रहा हूँ, चूंकि ये फीडबैक हमें ग्रामीणों से और हमारे जो प्रांतीय सरकार के अधिकारी कर्मचारीगण हैं, या भारत सरकार के इस यात्रा के दौरान जो बीच बीच में अतिथिगण आए, उनकी सबकी ये फीडबैक है। तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा आने वाले समय में बहुत सुखद मिलेगा, और एक क्रांतिकारी बदलाव खेती में जरूर आएगा। कार्यक्रम के अंत में सर, अब आप क्या कुछ संदेश हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को देना चाहेंगे? क्या कुछ आप लास्ट में जो है बताना चाहेंगे? मैं तो गौरव जी अपने सभी श्रोताओं से, किसान भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी नवीनतम जो तकनीकी है उसका जरूर खेती में समावेश करें। यदि हमें वैज्ञानिक खेती करनी है तो वैज्ञानिकों की सलाह को लेना पड़ेगा, वैज्ञानिकों के साथ हमें समय बिताना पड़ेगा। और निश्चित रूप से यदि किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों की राय एक साथ समन्वय स्थापित करके हम उसका क्रियान्वयन अपने फील्ड लेवल पे करेंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा। मैं तो किसान भाइयों से फिर विनम्रता के साथ ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने कृषि कार्यों में वैज्ञानिकों की सलाह का जरूर समावेश करें। जी दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि हमारा ये कम्युनिटी रेडियो दिव्यांगों के लिए है और दिव्यांगों से संबंधित ही ये काम करता है। और ये कार्यक्रम जो विकसित भारत संकल्प यात्रा पर रहा, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन का युग है और अब जो है सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमारा रेडियो भी डिजिटल हुआ और ये कार्यक्रम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और छोटे छोटे जो शॉर्ट्स हैं वो इंस्टाग्राम, हर जगह ये जाता है, तो हर तरीके के लोग इन्हें सुनते हैं, देखते हैं। तो जितने किसान भाई सुन रहे हैं वो इस यात्रा से लाभान्वित हों, और उत्तराखंड की तो हम आज बात कर ही रहे हैं, और भी किसी राज्य में अगर ये यात्रा पहुंचे तो वहां से भी जो है किसान भाई इसमें सम्मिलित हों और इन सभी चीजों के बारे में जो है जानें, समझें और इसे अपनी खेती में लागू करें। इसी चीज के साथ, इसी बात के साथ श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। सबसे पहले हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर आप हमारे साथ स्टूडियो में आए और आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज बेहद सुंदर सुंदर
तरीके से और आसान शब्दों में जो है हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरव जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आज जैसा कि आप सभी को, सभी श्रोताओं को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस है और गौरव जी जो है वो दृष्टिबाधित आरजे हैं और इस अवसर पर मैं गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस की मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मैं समझता हूं मैंने भी अपने कार्यकाल में कई बार रेडियो टॉक दिए हैं, लेकिन गौरव जी दृष्टि बाधित होने के बावजूद भी आपने बखूबी इस भेंट वार्ता को संपन्न कराया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बहुत धन्यवाद सर, और इतनी सराहना करने के लिए। इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का ये खास कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है और मुझे अब आप सभी से अनुमति लेनी होगी। फिर मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में, किसी नए विषय के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ और नए नए सवालों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे गौरव को ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। सुनते रहिए 91.2 NIVH हेलो दून।